हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो गीक्स पर। मैं होप करता हूं कि आप लोग फाइन शाइन होंगे और रेडी होंगे हमारे इस नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा नेक्स्ट तो नहीं, हमारे जो कंटिन्यूटी में हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की बात कर रहे थे। लास्ट टाइम भी हमने एसएमएम वगैरह और ईमेल मार्केटिंग के बारे में बेसिक में पढ़ा था, और मैं होप करता था कि आपको भी ये समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो चले देख सकते हैं। अभी ज़्यादा वीडियोस मैंने अभी डाले भी नहीं है, धीरे धीरे वो बढ़ते रहेंगे। तो फिर जब वीडियोस की तादाद ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद मैं लिंक्स भी डालना शुरू कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, या कार्ड वगैरह भी ऐड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ बेसिक्स वगैरह क्लियर करने में, जो है अभी वीडियोज़ बनाने में ही मशगूल हूँ। तो होपफुली आपको लास्ट टाइम वाला तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हम जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, चैप्टर तो क्या ही है, कंटिन्यूटी में ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक अगर कह लें, चैनल्स कह रहे हैं, तो नेक्स्ट चैनल हमारा जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है, पहले हम इसकी जरा ना एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना, क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग ए कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर्स कंपनीज प्रोडक्ट्स। देखिए, मैंने इसमें एक इन्फोग्राफिक भी शेयर किया, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन से थोड़ा बहुत लोगों को ना आसान पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आसानी हो जाती है समझने में। मुझको भी ऐसे ही होता है। अगर कोई मुझे लेक्चर पे लेक्चर दिया जा रहा है और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, तो समझने वाला तो समझ लेता है, लेकिन मतलब अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसमें थोड़ा इन्फोग्राफिक वगैरह, फिगर वगैरह ऐड करके समझाया जाए तो उससे बंदों को समझ में आ जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैनुअली इन फिगर्स वगैरह को करके ना, ताकि आप लोगों को जो है एक तरह से टच आ जाए, कि हम जैसे पर्सनल सा टच है, हम पर्सनल पढ़ रहे हैं। मैं इस तरीके से करता हूँ। नहीं तो मेरे को क्या था, मैं स्लाइड लगा देता, उसमें बना बनाया सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पे पूछा है कभी। तो मुझे लगता है कि ना, जितना ज़्यादा बंदा मैनुअल रहे उतना ना ज़्यादा एक तरह से पर्सनल टच बना रहता है। तो इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की हमने अभी डेफिनेशन का जो पढ़ा था। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग ए कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर्स कंपनीज प्रोडक्ट्स। एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बेसिक यही होता है, मेन ही मकसद ये होता है कि किसी और कंपनी के प्रोडक्ट आप अपने थ्रू बिकवा देते हैं, जिससे आपको एक कुछ पर्टिकुलर कमीशन मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वो आगे जाके हम थोड़ा बहुत इसके बारे में भी देखेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट वो हो सकता है, आप एज ए मिडिल मैन टाइप का एक्ट कर रहे हो, कि आपके कुछ आपके पास कुछ ऐसे जो हैं सोर्सेज हैं जहाँ से ये चीज़ें बिक सकती हैं। तो आप इतने भी रिलायबल हो और इतने आपके पास वो सोर्सेज हैं कि कोई कंपनी आपके थ्रू वो चीज़ बिकवा सकती है, और आप उसका एक कमीशन लेते हो। एक फिक्स होता है। जो इनको एफिलिएट मार्केटर्स कहते हैं, जो ये चीज़ करते हैं। तो सिंपल सी है, जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, हमने इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। देखिए, जिसका भी ये प्रोडक्ट है, ये हमारे वेंडर हो गया जो बेचने वाला है। उसके बाद ये जो वेंडर जो होता है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। ये वेंडर डायरेक्ट एफिलिएट्स को भी जो है गेट इन टच कर सकता है, अगर उसके पास सोर्सेज है, कुछ उसने लगाया हुआ है, उसको पता है कि ये इन्फ्लुएंसर है। फायदा इसका भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि ना, अब एक वेंडर अगर मल्टीपल चीज़ें बेच रहा है, तो हो सकता है कि ये जो एफिलिएट है, जिसे गेट इन टच में कर रहा है, जिसे जिसने इसको हायर किया या हायर करना चाहता है, हो सकता है ये एक दो ही प्रोडक्ट बेचता हो, मतलब अपने थ्रू बिकवाता हो, कहने का मतलब है। हो सकता है बाकी के चार प्रोडक्ट्स जो है इसको किसी और एफिलिएट बंदे के पास जाना पड़े। करते हैं, ऐसा भी होता है, कोई गलत बात तो है नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, इसको काउंटर करने के लिए एफिलिएट नेटवर्क्स आ गए हैं। तो इससे क्या हो गया है कि ना, जो वेंडर है या मैन्युफैक्चरर है या कंपनी है, जो भी है, जो भी कुछ बेच रहा है, एक चीज़ बेच रही है, मल्टीपल चीज़ बेच रही है, कोई भी बेच रहा है, तो वो क्या करते हैं, पहले इन एफिलिएट नेटवर्क्स की जो साइट्स होती है ना, इन पे अपना लॉगिन वगैरह ये सब कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं। जैसे आप जस्ट डायल टाइप का मान लो, हालांकि वो अलग चीज़ है, लेकिन एक तरह से एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म होता है, उस पर ये एफिलिएट नेटवर्क्स इनको कहा जाता है। तो ये एक वेबसाइट ही होती है। तो इसमें क्या होता है ना, ये अलग अलग तरीके के एफिलिएट मार्केटर जो होते हैं, इन्होंने अपना इसमें अपने आप को साइन अप करके ऐड रखा होता है। और यहाँ से वेंडर भी जो है, ये अपने प्रोडक्ट्स को इन साइट नेटवर्क एफिलिएट नेटवर्किंग साइट्स पे लिस्ट करवा देते हैं। तो चाहे कितने प्रोडक्ट्स हैं, एक कंपनी ने 5 प्रोडक्ट्स बनाती है,
6 प्रोडक्ट बनाती है, 2 प्रोडक्ट बनाती है, 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे वेंडर जो हैं, ये अब जिनको जो थोड़ा एडवांस है, जिनको थोड़ा बहुत पता है इस चीज़ के बारे में, वो अब तो सबको ही पता ही है। तो जो ऑनलाइन जाएगा वो ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ पता तो रखेगा। तो एफिलिएट नेटवर्क्स के जरिए जो वो यहाँ पे अपनी साइट्स की प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कैटेगरी के वाइज जो भी है, अपना अकाउंट सेटअप वगैरह जो भी इनको करके एक कैटलॉग टाइप का जो बना के यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, फिर ये एफिलिएट जो होते हैं इन साइट्स पे होते हैं, तो इनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अब जैसे एक एफिलिएट है, वो पेन वगैरह का बिकवाने का ज़्यादा उसका मार्केट है, या उसकी सोर्सेज जो है वो पेन वगैरह है, इन चीज़ों से, पेंसिल, पेन, रबर, इन चीज़ों को बिकवाने में ज़्यादा रहता है। अब दूसरा भी प्रोडक्ट उसी कंपनी का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, तो हो सकता है कि ये एफिलिएट जो है ये वो नहीं बेचता हो, तो कोई और एफिलिएट होगा वो भी इसके साथ इसी नेटवर्क से लिंक्ड है, तो वो उसके लिए आसानी हो जाएगी, वो दूसरा भी उससे अटैच कर लेगा। तो कहने का मतलब है ये एफिलिएट नेटवर्क्स साइट्स जो हैं, ये एक एज ए कैटलिस्ट, मतलब एक एज ए, मतलब क्या कहते हैं, कैटलिस्ट टाइप का मान लो आप। ये एक हब है कि यहाँ पर वेंडर भी बहुत सारे होते हैं और एफिलिएट मार्केटर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो वेंडर के लिए तो फ़ायदा है कि यार मेरे को अलग अलग जगह पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही वेबसाइट पे मेरे को सारे के सारे जो हैं मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, उनके लिए एफिलिएट मार्केटर्स मिल जाएंगे जो इनको बेचेंगे एट अ सर्टन कमीशन, जो भी उसने अलग अलग कैटेगरियों के हिसाब से रखा होगा। तो ये सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसी की है। देखिए जैसे प्रोडक्ट किसका है, जिसका भी प्रोडक्ट है, उसके बाद वेंडर है, वेंडर ने लिस्ट किया अपना प्रोडक्ट एफिलिएट नेटवर्क्स की साइट्स पे, तो जो भी ये सेल कर रहा है उसको ये यानी कि एफिलिएट जो है उसको कमीशन मिलेगा। डिपेंड करता है कमीशन क्या है, वो तो आप एफिलिएट नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि कमीशन किस टाइप का कितना होगा, किस प्रोडक्ट पे, किस कैटेगरी पे, इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी का अलग होगा, किताबों का अलग होगा, पेन पेंसिल स्टेशनरी आइटम्स का कितना बनता है, तो वो तो इंडिविजुअल, वो तो उस पर डिपेंड करता है, निच वगैरह पे जो भी उसका जिस हिसाब से सेटअप चलता है, तो ट्रेंड है जैसा भी है, लेकिन कमीशन उनको मिलता है। जैसे इंडिविजुअल एफिलिएट्स कम टू एफिलिएट न्यूज़ नेटवर्क्स टू सेल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये एफिलिएट्स के लिए भी फ़ायदा होता है कि उनको अलग अलग अप्रोच करना आसान हो जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वेंडर एफिलिएट नेटवर्क पे अपना आईडी बना के, तो जो है उनको एफिलिएट नेटवर्क्स वगैरह जो है ये अलाउ कर देते हैं। तो उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर 6 हैं प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो उनके लिए अलग अलग एफिलिएट मार्केटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एफिलिएट नेटवर्क्स का। अब जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे पेन है, कोई पेन बेचता है या कोई भी चीज़ है, समटाइम्स अ वेंडर गेट्स कॉम्प्लिकेटेड टू डील विद द इंडिविजुअल्स, देयरफॉर एफिलिएट नेटवर्क्स आर यूज्ड इंस्टेड। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, सिंपल भाषा में अलग अलग एफिलिएट नेटवर्क मार्केटर्स को ढूंढते, मैनुअली ढूंढना, मतलब सर्च कर करके ढूंढना, एफर्ट लगा के ज़्यादा ढूंढना, वो भी एक होता है। लेकिन अब क्या होता है, अब एफिलिएट नेटवर्क्स जो है इन्होंने काम बहुत आसान कर दिया है वेंडर का, खासकर एफिलिएट नेटवर्क्स जो एफिलिएट्स जो है नेटवर्क, जो एफिलिएट मार्केटर है उसके लिए तो आसान है, उसके लिए भी आसानी हो गया एक तरह से ना। वेंडर के लिए तो मेन चीज़ होगी, वेंडर तो अपना कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाना चाहता है, तो उसके लिए तो इससे बढ़िया क्या होगा। और एफिलिएट मार्केटर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर कोई नया है या इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो भी यहाँ वहाँ अगर घूमे, तो वो इन्हीं साइट्स पे जाके उसका भी जो है एक तरह से एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरह से ये साइट्स मीडिएटर एक्ट करती हैं, और ये जो है रिलायबल साइट्स होती हैं, ट्रस्टेड साइट्स होती हैं। थोड़ा सा सर्च करना ही पड़ता है शुरू में, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आपको साइट दिखेगी तो आप उस पर अपना जाके वो डाल दो, ये डाल दो, हो सकता है आगे स्कैमर होता है, आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको उन साइट्स जो आजकल काफ़ी अच्छी एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, जो कॉमनली एक वेंडर या ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर जो चला रहा है वो यूज़ करता है, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, वो आपको भी पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी मेमोरी ज़रा फ्रेश कर लेंगे। जैसे कि ये दिया था हमने एग्जांपल, तो एफिलिएट नेटवर्क्स एंड स्टैंड अलोन्स। अब जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि एफिलिएट नेटवर्क्स जो आपको मैंने अभी बताया, जैसे कोई वेबसाइट है या कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें मल्टीपल वेंडर्स भी आ रहे हैं, मल्टीपल एफिलिएट्स भी आ रहे हैं, जो अलग अलग, जिनका निश जो है अलग अलग है। जैसे पेन वाला एफिलिएट मार्केटर है जो उसमें स्टेशनरी आइटम्स में ज़्यादा उसकी प्रोफिशिएंसी है, तो और कोई होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, एक कोई होगा जो बुक्स वगैरह में होगा। तो मतलब वो हर चीज़ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, वो तो एफिलिएट नेटवर्क समझ में आ गया। जो स्टैंड अलोन होता है, स्टैंड अलोन होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, जो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, एग्जांपल देके बताऊँगा। मतलब स्टैंड अलोन का मतलब यही हो गया कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी, कोई बहुत बड़ी है, ग्लोबल,
तो वो क्या करते हैं, उनका खुद का एफिलिएट भी होता है और उनका खुद का नेटवर्क भी होता है। जैसे अमेजोन, ये स्टैंड अलोन में आता है। अब जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इंडिया में क्या है, एक तो फ्लिपकार्ट एफिलिएट जो है ये एज ए नॉर्मल एफिलिएट एक्ट करता है, ठीक है। ये जो अमेजोन है, अमेजोन एसोसिएट है, ये स्टैंड अलोन है। मतलब इसकी आपको किसी और एफिलिएट नेटवर्क पे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही नेटवर्क एफिलिएट भी है और एफिलिएट मार्केटिंग भी यही करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। आपको तो पता ही है, जेफ बेजोस वगैरह नाम तो आपने सुना ही होगा। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो है इनकी काफ़ी रीच है, ग्लोबल रीच बहुत है। अमेजोन तो अब तो जने खने को अमेजोन का ही पता होता है। फ्लिपकार्ट का हालांकि थोड़ा सा इन्होंने बिक भगा दिया था इन्होंने, तो वो एक एफिलिएट है, वो भी है, यूज़ करते हैं, अच्छा है, उसमें कोई रिलायबल वो भी है। लेकिन वो एज ए स्टैंड अलोन नहीं कहलाता है, वो एक एफिलिएट नेटवर्क है। उसका आप लोग कोड लिंक वगैरह तो अब आगे की बातें, एफिलिएट नेटवर्क जब आप एफिलिएट ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं या ऐसा कोई आर्टिकल डालते हैं, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये है फ्लिपकार्ट। अमेजोन हो गया आपका स्टैंड अलोन, कि ये एफिलिएट मार्केटर्स, मार्केटिंग भी खुद ही है, और ये इनका अपने यहाँ एफिलिएट नेटवर्किंग सिस्टम भी खुद ही है, आपको इसमें अलग कुछ नहीं। एक और हो गया जो होते हैं जी कमीशन बेस्ड नेटवर्क्स होते हैं, कमीशन एफिलिएट्स। ये भी हैं, बंदे करते हैं, यूज की नहीं करते मेरे को नहीं पता, लेकिन ये भी होता है कि जो कमीशन बेसिस पे ही सॉरी सॉरी करते हैं। कमीशन बेसिस एफिलिएट्स ये हो गए जो कमीशन बेसिस है। उसमें ये है कि जो इंडिविजुअल एफिलिएट्स हैं, सॉरी हाँ, जो इंडिविजुअल एफिलिएट मार्केटर्स हैं, उनसे वेंडर्स गेट इन टच होते हैं और जो है अपना डील कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले पहले जब एफिलिएट नेटवर्क्स नहीं होते थे इतना, तो इंडिविजुअल, जब शुरुआत हुई थी तो इंडिविजुअली वेंडर वगैरह जो होता था वो उनसे गेट इन टच करता था। तो ये वो हो गए। एक और है जी, वो है बिग रॉक एफिलिएट है, होस्टिंग कंपनी, आपको तो पता ही है। अब इसमें ऐसा सिस्टम है, और भी होस्टिंग है जो ये सब देते हैं, होस्टगेटर भी देता है। मैंने फिलहाल उसको यहाँ ऐड नहीं किया है, लेकिन वो भी वही सेम चीज़ है। आप सर्च खुद भी मारोगे, इतना कोई तोप नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। होस्टिंग कंपनी है, इफ़ यू सेल दियर होस्टिंग देन कमीशंस में डिफर, जैसे 4% में इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 5% में बुक्स का है, या कोई अलग कैटेगरी है। खैर ये तो 4%, 5%, 10%, 8%, ये तो कैटेगरी वाइज है कि आप किसी एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू जब उनको भेजते हो अपनी उसमें क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म से भेजते हो अपनी सामान को, तो वो कितना कमीशन लेता है, क्या कट है क्या नहीं है, वो तो एक अलग डिपेंड करता है कि आप इन कौन कौन सी कैटेगरी वाइज निश है। जैसे 5% अगर समझ लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे है, 5% किताबों पे है, या और कोई कैटेगरी पे 7% है, कपड़ों पे, आउटफिट्स वगैरह पे, फुटवेयर पे, डिपेंड करता है। तो जो बिग रॉक वाले हैं या होस्टगेटर वगैरह जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये होस्टिंग कंपनी, आप मतलब इनकी जो होस्टिंग है, इसका कोई आपकी साइट अगर ठीक ठाक ट्रैफिक आपकी साइट पे है, तो आप थोड़ा सा उसका एक बैनर इमेज सी बना के, एक ऐड चला के, ऐड भी नहीं कह सकते, एक बैनर इमेज बना के साइड में अपने वेबसाइट के होम पेज पे या किसी पर्टिकुलर ब्लॉग आर्टिकल पे जिस पे ट्रैफिक आ रहा है, उस पर आप इसका, इन कंपनीज का लोगो, मतलब एक तरह से वो लगा देते हैं कि होस्टगेटर के द्वारा आप हमारे से मतलब सेल कर लीजिए, हाँ, होस्टगेटर का प्रचार करते हैं, तो उसमें आपको कमीशन मिल जाता है। ये एक तरह से, इसको प्रॉपर एफिलिएट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पार्ट है एफिलिएट का, कि होस्टिंग प्रोवाइडर भी कुछ इस तरीके से जो है, जो वेब मास्टर्स हैं जो ऐसा कर सकते, मतलब जिनकी ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा है, जिनकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है, वो करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी एक तरह से इसका पार्ट है, लेकिन एक मेजर पार्ट तो बाकी यही चीज़ें जो हैं, यही दो तो हैं इंडिया में खासकर, तो ये फॉलो होते हैं, या इंडिविजुअल बेसिस पे ज़्यादा रहते हैं। तो एफिलिएट होस्टिंग वगैरह भी रख देते हैं बंदे, जब वो भी कर लेते हैं तो ये भी रख लेते हैं। बिक गई तो उनको कमीशन मिल जाएगा, कोई माड़ा तो कुछ नहीं है। अगर डिपेंड करता है कि वो स्टफ पेज ना हो ऐड से भरा हुआ, वो डिपेंड करता है मोनेटाइज भी कैसे किया हुआ है, वो होता है। अब जो हो गया आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया से बाहर वाले जो फॉरेन देश हैं, उसमें ये एक तो क्लिक बैंक चलता है, और भी बहुत सारे हैं। मैंने अभी 2-3 जो मेजर मेजर है यही मैंने दिखाया। सीजे एफिलिएट हो गया, जेवी जू करके भी कोई है। तो ये सब जो है ये डॉलर्स वगैरह में आती है, यहाँ पर रुपीज़ में आती है। अब इसमें एक चक्कर होता है कि इंडिया वाला एफिलिएट अगर आप चला रहे हो, तो आपको उसमें रुपीज़ में तो फिर करेंसी उतनी ही रहेगी, उसमें चेंज करेंसी वरेंसी का तो कुछ नहीं है, वो तो उतना ही रहता है।
लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया वाले भी चला रहे हो, यानी यूएसए वगैरह के, यूके वगैरह के आर्टिकल्स वगैरह भी आपने कीवर्ड सर्च उसी तरीके से ग्लोबल तरीके से भी लिखे हैं, उसमें भी आपने एफिलिएट कैटेगरीज डाली हुई हैं, तो आपको डॉलर में आता है। और वो पेपाल वगैरह जो भी पेयोनियर वगैरह जैसे भी उनका सिस्टम रहता है, मतलब आपके वो डॉलर्स में आता है, करेंसी चेंज होकर आता है। तो इसमें भी फायदा होता है, अगर आपका कार्ड काफ़ी बढ़िया है, आपने काम उसमें बढ़िया कर रखा है, तो डॉलरों में आएगी। तो डॉलर जब एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ, अभी मेरे ख्याल 79 रुपीज़ हो गया है $1 का। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपने $150 का आपकी सेल हुई है ग्लोबल एफिलिएट्स की, यूएसए की मान लो, यूके की मान लो, तो पाउंड में वहाँ पे आएगा। ऐसे ही वैसे तो डॉलर में ही आता है वो कन्वर्ट होके, तो देखो डॉलर का चेंज करके कितना आपको मिलेगा। अगर इंडिया में वो 150 की बिकती है तो 150 का हिसाब से ही कमीशन बनेगा, तो उसमें तो कम ही मिलेगा। लेकिन डॉलर वाले में जो है वो ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि नीश आपकी कैसी है, मल्टी नीश साइट है। अगर आपने ग्लोबल ही साइट को लॉन्च किया है तो फिर एफिलिएट है तो ठीक है, वैसा ही कर लो। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल ही कर लो। तो कहने का मतलब यही होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो इसी तरीके से काम करता है, जो आउटसाइड इंडिया में या इंडिया में हो, चाहे इंडिविजुअल बेसिस पे हो, चाहे एफिलिएट नेटवर्क्स की बेसिस पे हो, चाहे स्टैंड अलोन्स की वजह से अमेजोन ज़्यादा यूज़ होता है तो बंदा उस पर ट्रस्ट करता है। तो वेंडर वगैरह ज़्यादातर या जो वेब मास्टर भी हैं या जो भी हैं, वो इसी के थ्रू जो है अपनी साइट का जो है वो पासिंग करवाते हैं, तो वो हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट अपने चैनल पे, डिजिटल मार्केटिंग चैनल पे आ जाते हैं, जिसका है नाम कंटेंट मार्केटिंग। तो जो कंटेंट मार्केटिंग है, ये एक्चुअली में एक क्या कहते हैं इसको, एक इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंटेंट मार्केटिंग इज ए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच focused on creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract the audience। कंटेंट मार्केटिंग सेम है, हालांकि कंटेंट मार्केटिंग से पहले कंटेंट राइटिंग का भी है, वो आगे जाके ये इसको अलग से ही बनता है, वो अलग से चैप्टर होगा उसका, सीरीज उसकी अलग से बनेगी। तो अभी कंटेंट मार्केटिंग ऐसा होता है कि देखिए आपने सारा कंटेंट वंटेंट बना लिया है, सारा सेटअप कर लिया है, वेब पेजेस तैयार है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपका तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आपने ऑन पेज एक्टिविटीज़ तो एटलीस्ट आपने 50% तो अकॉर्डिंग टू गूगल फैक्टर जो जो आपने करना चाहिए वो आपने कर दिया है। उसको मद्देनजर रखते हुए ही आप कंटेंट मार्केटिंग उसके बाद आती है कि अब आप उस कंटेंट को लोगों तक कैसे पहुंचाओ, क्या क्या मीन्स है उसके। कंटेंट मार्केटिंग जो है एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। देखो हर चीज़ स्ट्रेटेजी से ही होती है, ऐसा तो है नहीं कि आपको दिन में सपना आप सुबह उठे और आपने बोला कि चलो मैं कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक प्लान शुरू से ही तैयार रखना पड़ता है आपको कि जब मेरा कंटेंट वेबसाइट पूरी तैयार हो जाएगी, वेब पेजेस भी मैंने ठीक ठाक उसमें चाहे 15, 20, 25 जितने भी आपको जो भी उसमें आर्टिकल डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो, तो उसका मार्केटिंग मैंने कैसे करनी है, या अपनी सर्विस दे रहा हूँ या प्रोडक्ट बेस्ड है उसकी मैं मार्केटिंग कैसे करूँ। तो उसके लिए आपको जो है ये फोकस जो है इसका कंटेंट मार्केटिंग का वो इस पे रहता है कि क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट ऑडियंस, जो आपकी नीश ऑडियंस है। वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट, आप ये ज़रा ये 3 पॉइंट जो है ना इसको ज़रा नोट कर लो। चाहे वैल्यूएबल भी होना चाहिए, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को वाकई में चाहिए। दूसरा हो गया रेलिवेंसी उसकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपकी साइट अगर क्या रेज्यूमे बिल्डर टूल बना रही है तो आप लोगों को क्या कहते हैं कोई वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिख के दे रहे हो या कोई कंटेंट इस तरह, तो ये नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर जो आपका नीश है, जो आप देते हो, जो आपकी फोटे है, उसी हिसाब से आप कंटेंट बनाते हो। और कंसिस्टेंट कंटेंट भी बनाना है। ये नहीं है कि आपने बस एक कंटेंट बनाया और आप 6 महीने के लिए बैठ गए। कंसिस्टेंट बनाओ, देखो रुक के बनाओ, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि ना तो क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्वालिटी को दबा के, क्वालिटी ही इन द एंड ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन टाइम भी एक चीज़ होती है। अब ये नहीं कि आज मैंने महीने में मैंने एक कंटेंट डाला, अब मैं दूसरे महीने में तो देख रहा हूँ दूसरा कंटेंट, नहीं। कम से कम आप देखो, बजट भी एक चीज़ होती है। मैं समझता हूँ नए नए बंदे होते हैं, हो सकता है कि 10-20 कंटेंट इकट्ठा नहीं लिखा सकते, कोई बात नहीं है, 3-4 लिखवाओ, 5 लिखवा दो, 6 लिखवा दो, जितना भी आपका बजट में सूट करता है। लेकिन उसको फिर जब आप पब्लिश करोगे तो ये कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए। ये नहीं है कि महीने के बाद 2 महीने बाद आपने दूसरा कंटेंट डाला, ये इतना भी बड़ा बड़ा गैप भी ठीक नहीं रहता। तो कंसिस्टेंट कंटेंट भी आपको डालना पड़ता है। मान लो वीकली आपने डाल दिया, आपने बोला वीक में एक कंटेंट डालता हूँ या 1.5 वीक में एक कंटेंट डालता हूँ,
या हफ्ते में एक मान के चलते हैं, अगर इतना तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो 1 महीने में 4 कंटेंट तो आपने डाल दिया अगर आप स्टार्टर हो। 6, 7, 8 महीने तक तो आप ऐसा कर सकते हो। बाद में आप अपना बजट थोड़ा आपका बढ़ जाए, 2-4 कंटेंट और आप और आर्टिकल्स ऐड कर सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5 दिन में 4 दिन की फ्रीक्वेंसी कर दो, तो 8 दिन में या हफ्ते में 2 कंटेंट डाल दोगे। तो कहने का मतलब ये आपको एक तरह से अपने हिसाब से मैनेज करना है कि किस तरीके से आपने कंटेंट मैनेजमेंट, किस तरीके से आपने वो कब डालना है कंटेंट, और निश ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए ही कंटेंट बनाना है। ये नहीं आपका सर्विस कुछ और है, जैसे मैंने अभी बताया, आप कुछ और कर रहे हो और बीच में कुछ और डाल रहे हो, ये नहीं। और फिर वो अवेयरनेस स्टेज, मिड स्टेज और एडवांस स्टेज, शायद कंटेंट फनल के बारे में आपको, जब कंटेंट राइटिंग हम कर रहे होंगे उसमें हम बताएंगे आपको किस तरीके से पूरा उस पर इनकी सीरीज क्योंकि अलग अलग बनेगी, मैं बीच में बता दूंगा तो फिर वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये टर्म्स जो हैं अगर आ भी गई हैं तो उनको भी छोटा छोटा मतलब ब्रीफ में कवर अप कर लिया जाए, जो इसमें हिंडर ना दे। तो सिंपल बात है, कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस होना चाहिए। अब जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग के, ये हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी से, तो ये तो ईजी है, इसमें इतना कुछ नहीं है। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग जो होती है वो देखिए कितने कैसे टाइप्स की होती है। कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से आप कितने तरीकों से कर सकते हैं। देखो एक तो नॉर्मल सा चीज़ है जो सबको पता है, वो अलग बात है, करना नहीं आता है वो अलग बात है। ब्लॉगिंग हो गई, वर्डप्रेस हो गया, आपका अपना ब्लॉग है, एसईओ है, या जो भी है, इन तरीकों से आप अपना कंटेंट को मार्केट कर सकते हो। दूसरा आपका हो गया, जो आज तो सबको ही जना खना ही इस पर बैठा हुआ है और अच्छे खासे उनके कमाई भी इससे हो रही है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बंदे जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन वो उनको क्राफ्ट जो उनका स्किल जो है वो बहुत अच्छा है। तो स्किल लेवल पर ही वो, मैंने तो चिट्स बना बना के बंदों को देखा है यूट्यूब चैनल बनाते हुए। मतलब चिट, इतना मतलब बजट नहीं है उनके पास, तो वो चिट पे कलरिंग करके उसको इस तरीके से स्टाइलिश बना के वो एंटाइसिंग, उनके भी लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा खासा उनकी कमाई भी, अर्निंग उसी से हो जाती है। तो ये तो यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट तो आज के टाइम पे यूट्यूब है। आप बस चैनल बनाओ, वीडियोस डालो। जहाँ तक मैंने सर्वे करके अपने हिसाब से देखा है, बहुत चाहे कोई भी है वो, बस आपका स्किल होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि डर डर के कर रहे हो, मैं कुछ बोलूंगा को कुछ निकल छूट ना जाए। अरे आप स्टार्ट तो करोगे तो पता चल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल जो है आपका, इसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह, कंटेंट मार्केटिंग का बहुत बढ़िया जरिया है। पॉडकास्टिंग, आप कुछ लोग बोलते हैं ये यार पॉडकास्टिंग तो यार वो होता है ऑडियो वगैरह करके, ये वो देखिए। अब आप खुद सोचो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, क्या आपका अप डाउन इतना आपका होता है कि आप यूट्यूब भी नहीं दे सकते? आप कोई चीज़ मतलब जैसे आप सुबह मान लो कोई बंदा नोएडा से गुड़गांव जा रहा है, ऑफिस अप डाउन करना होता है, अब उसको 1.5 घंटा सुबह लगता है, मान लो व्हीकल नहीं है, बस वगैरह में ट्रैवल करता है, 1.5 से 2 घंटा उसको सुबह लग जाता है ऑफिस पहुंचने में, और वापस आते आते भी उसको 8-9 बज जाते हैं। अब आप खुद सोचो उसके बाद दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या टाइम होगा, लंच ब्रेक में भी वो क्या कितना देख लेगा, क्या लेक्चर देख लेगा, क्या यूट्यूब पे जितना ज़्यादा देख लेगा, काम कर रहा होगा। तो अब आप खुद सोचो पॉडकास्टिंग एक कितना बढ़िया, एक ये भी एक तरह से टेक्स्ट, ये कंटेंट कंटेंट ही है, पॉडकास्टिंग भी एक तरह से कंटेंट है। अब देखें आप किसी को समझ लो वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, छोड़ो ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड चाहिए उसको, एक टोटलिटी में ऐसे ले लेते हैं। मेरे को तो मेरे पास टाइम नहीं होता कभी भी वीडियो देखने का, वीक डेज पे भी, वीकेंड पे भी मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कुछ काम होता है, तो ज़्यादा वीडियो वगैरह देखने का नहीं होता। तो क्या करता है कि ऑडियो कान में लगा के वो चलता रहता है, तो वो ऑडियो चलता रहता है, वो कंटेंट ही एक फॉर्म का है, तो ऑडियो भी एक कंटेंट है। तो जब ऑडियो चलता रहता है, उसकी काम भी किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व होती रहती है। बाद में वो उस चीज़ को अगर वीडियो भी देखे तो उसको कम टाइम में वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ ऑडियो पॉडकास्ट में ये सुना था, तो इस अकॉर्डिंग में विजुअल में ये इस तरीके से दिख रहा होगा, काम ऐसे करना, तो उसको एक जल्दी से मतलब वो कम टाइम में भी जल्दी ग्रास्प कर लेगा कि हाँ ये हुआ था, इस तरीके से होना है। तो पॉडकास्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है, हालांकि अभी इंडिया में इसका प्रचलन इतना हो रहा है, पहले नहीं इतना था लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं और लोगों से वो उन्हें अपना अपना जो है अपना क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव रेट इतना बढ़ा रखा है, अपनी उन्होंने प्रोफिशिएंसी इतनी बढ़ाई है कि अब ब्रॉडकास्टिंग भी एक अच्छा फिनोमिना आ गया है। तो लोग अब इसको भी काफ़ी प्रेफर करते हैं, उन्होंने पॉडकास्ट वगैरह बना दिए हैं अपने अपने, तो बंदा उसमें बहुत सारा चीज़ें उसको पता चल जाती हैं। अगर किसी को जैसे रामायण नहीं पता, वो देख नहीं पा रहा उसको, तो एटलीस्ट सुन के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी वो चीज़ हो सकती है, तो वो उसको सुनते सुनते उसको वो चीज़ इमेजिन भी करता रहेगा। बस में ट्रैवल कर रहा है, 1.5-2 घंटा लग रहा है, तो वो कान में सुनता सुनता उसको इमेजिन हो जाएगा।
कल को अगर वो विजुअल देख लेता है या कभी वो किताब में पिक्चर देखता है तो उसको वो चीज़ स्ट्राइक कर जाएगी कि हाँ ये इस जगह पे इस बंदे ने ये कहा था। तो कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पॉडकास्टिंग पे बहुत ज़्यादा मतलब आगे जाके वो हाई डिमांड में हो जाएगी, बिल्कुल होगी। नेक्स्ट हो गया आपका जो है इन्फोग्राफिक्स हो गया। इन्फोग्राफिक्स तो आपको पता ही है, पिन इंटरेस्ट पे वगैरह, इसमें क्या होता है पिक्चराइजेशन ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यूजर्स को। जैसे आप पिन इंटरेस्ट पे जाते हो तो वो पिक्चराइजेशन दिखाता है अपनी सर्विस की, या जो भी वो ई बुक दे रहा है या बुक दे रहा है या कोई भी सेल कर रहा है, कुछ भी दे रहा है, कोई भी सर्विस हो सकती है, इन्फॉर्म कुछ भी इन्फॉर्मेशन बेसिस पे हो सकता है। तो आपको ना उसको पढ़ने की इतनी नहीं होती है। इन्फोग्राफिक में बंदा उसको ना, अगर अच्छा इन्फोग्राफिक बनाया हुआ है तो बंदे को उसी में सब कुछ दिख जाता है, तो उससे अट्रैक्ट होकर उसकी साइड पे क्लिक, जो साथ में ही लिंक होता है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पे चले जाता है। फिर चाहे उसे वो लेना है या उसको चेकआउट करना है, जैसा भी है। तो कहने का मतलब इन्फोग्राफिक से बहुत ही बढ़िया तरीका है, बेस्ड एज कम्पेयर टू टेक्स्ट ही अगर सारा भरा हुआ हो। और अगर मैं अगर आपके सामने टेक्स्ट ही टेक्स्ट रख दूँ, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, एक आप इंग्लिश की बुक रख लो, 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड की बुक रख लो। उसमें एक समझ लो कोई चैप्टर है, द लायन किंग करके कोई चैप्टर है, ठीक है। उसमें अब सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, 2-3 पेज का टेक्स्ट है वो। अब मैं आपके सामने उसी का एक और एक किताब रखता हूँ जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, द लायन किंग वाली। अब जैसे कॉमिक्स ले लो, तो कॉमिक्स क्यों बच्चे को अट्रैक्ट करती है, ये बड़ों को भी करती है। कॉमिक्स बंदा पढ़ता है या ऐसे कोई चीज़ें पढ़ता है जिसमें पिक्टोरियल पिक्चर्स भी जी दी गई होती हैं, तो उससे क्या होता है, आजकल तो किताबें भी जो है पुराने ज़माने वाला तरीका तो वो भी चला गया, जब ब्लैक एंड वाइट किताबें होती थी। आज तो सब जो NCERT है या कोई भी किताब है, उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दे के जितना ज़्यादा समझाया जा सकता है तो उसको एंटाइज करता है ये। चाहे स्टूडेंट है, चाहे एडल्ट है, चाहे कोई भी है, वो इन्फोग्राफिक देख के जो है ना उसको काफ़ी ईजी हो जाता है। वो एक तरह से उसकी दिमाग में, हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर्स में सोचता है। आप कुछ भी थॉट आपके दिमाग में आएगा तो पिक्चर में आता है, वो टेक्स्ट में नहीं आता। तो पिक्चर से समझ में आता है कि हाँ, अब मैं आपके सामने शेर बोलूंगा या मैं आपके सामने टाइगर बोला तो आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज बनेगी टाइगर की। आपने टाइगर तो नहीं आया ना TIGER लिखा हुआ, वो तो एक इमेज आई। तो इमेज से ही आपको पता लग जाता है, ग्रास्प इमेज ज़्यादा हो जाती है, एल्यूरिंग ज़्यादा इमेज होती है। इमेज आपके सामने होगी, आपको जल्दी से ग्रास्प हो जाएगा। टेक्स्ट लिखूंगा वो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ जाएगा। देखिए पर टेक्स्ट भी अपना महत्व होता है, टेक्स्ट तो टेक्स्ट है, लेकिन अगर उसके साथ इन्फोग्राफिक भी हो तो दोनों मिक्सचर करके काफ़ी बढ़िया बन जाते हैं। जैसे आपके सामने सबसे बेस्ट एग्जांपल तो कॉमिक्स का है। कॉमिक्स देखो कितनी चलती हैं, चाहे कॉमिक्स अब ई बुक ई टाइप में भी आ गई हूँ, लेकिन होता कॉमिक्स ही है। कोई भी कार्टून ले लो आप, उसमें देखो कार्टून के ऊपर अगर कुछ ऐसे बना के दिखा भी रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है वो उसके जेस्चर से पता चल जा रहा है, तो बंदे को उससे अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ये काफ़ी सारा एग्जांपल्स हैं इसकी, जो इन्फोग्राफिक जो है वो बहुत ही तगड़ा। और ये बैकलिंक जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑफलाइन जब ऑफ पेज आप कर रहे होते हो तो इन्फोग्राफिक तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आज के टाइम में। इससे तो आपके तगड़े बैकलिंक बन जाएंगे इन्फोग्राफिक, क्योंकि एक तो एंटाइजिंग होता है अगर आपने बनवाया अच्छे ग्राफिक डिजाइनर से, या आप खुद डिजाइनर भी हो, या आपने खुद जैसे भी किया, आपने पूरी सर्च करके ये चीज़ बनाई हुई है, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको काम में आएगी। नेक्स्ट हो गया आपका ईमेल, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑटोमेशन टूल वगैरह ईमेल मार्केटिंग में ऐसे यूज़ होते हैं, तो ईमेल भी एक तरीके से इसमें ऐड है। अगला हो गया आपका विजुअल कंटेंट। इंस्टाग्राम पे आपको पता ही है किस तरीके से क्या क्या वीडियो, कैसे छोटे छोटे रील वगैरह बना के इंटाइसिंग करके उसमें कुछ वो करते हैं। आजकल के इफेक्ट्स वगैरह बहुत कुछ आ गया है। मैं तो ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ आ गया हुआ है उसमें। तो आप कोई वीडियो किस तरीके से शॉर्ट में बना के दिखा सकते हो। तो रील वगैरह क्या होता है मुझे नहीं पता अभी इतना। ई बुक्स हो गया आपका, ई बुक्स भी एक अच्छा जरिया है। किताब नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ई बुक डाउनलोड कर लिया अगर अवेलेबल है तो वो हो जाए। या आप, और ई बुक भी ज़्यादा महंगी नहीं होती है। ई बुक में बस आप, अगर आपको खरीदनी भी है तो इतनी महंगी नहीं है एज़ कम्पेयर टू किताब। नॉर्मली रहता है ई बुक्स का, किंडल वगैरह पे एडिशन में आपको बहुत अच्छी सस्ते में मिल जाती है और आप आराम से वो पढ़ सकते हो। जैसे अगर आपको कोई मोटिवेशनल किताब पढ़नी है, अब वो किताब मान लो 580 रुपये की है, और वो किंडल एडिशन पे वो समझ लो 250 रुपये की है, 225 रुपये की है, तो देखो ना डबल, 200 रुपये का, 250 रुपये का तो फ़ायदा ही है। तो किंडल का भी अपने है, इसकी भी अपनी ऑडियंस होती है। मतलब कहने का मतलब है दीज आर ऑल मोड्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। किस तरीके से आपको जो सहूलियत है, जितनी ज़्यादा इंसान के पास टाइम नहीं है देखने का कोई चीज़, तो वो पॉडकास्ट पढ़ कर लेगा, सुन लेगा। या वो अगर है थोड़ा टाइम लेकिन इतना नहीं है, बजट नहीं है, तो ई बुक पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारे जो है ऑप्शंस आ गए हैं।
कि इंसान की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको आसान करने के लिए डिपेंड करता है बंदा कर क्या रहा है। अब आप बैठे हुए हो और बस अब हो जाएगा, ये नहीं, जो करने वाला है, चाहे फिर उसके बाद जनरल में टाइम नहीं है लेकिन करना चाहता है, तो वो इन चीज़ों का सहारा इन कंटेंट मार्केटिंग का लेता है। तो यही कंपनीज वगैरह भी करती हैं। देखो ना, जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट निकाला है, जिन लोगों ने ई बुक का सिस्टम निकाला है, विजुअल इन्फोग्राफिक, ये भी तो किसी ने निकाला होगा ना। वो निकाला इसलिए कि जो यूज़र है उसका जो टाइम है वो ख़राब ना हो और जल्दी में ये चीज़ें कंप्लीट भी कर ले। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये क्या होता है कि इसमें आपने पहले कंटेंट को क्रिएट किया, रेलेवेंसी देखी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है आप इनको पब्लिश करते रहते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही कंटेंट मार्केटिंग की डेफिनेशन ही यही है कि इसको इन द एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यही 4 स्टेप है जिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको। देखिए, जैसे बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट जैसे वर्डप्रेस हो गया, वेबसाइट, ब्लॉग, इसमें एफर्ट्स एसईओ पे पुट करने होते हैं। नो मैपिंग हैज़ टू बी डन, मतलब फिर उसके बाद मैपिंग करनी पड़ती है कंटेंट की आपको, किस तरीके से आपने कहाँ कहाँ पे वो मैं कहाँ कहाँ पे कंटेंट को जो आपने डालना है, किधर किधर पे क्या सूटेबल रहेगा इन चैनलों में से आपके लिए, जो आपके ऑडियंस को भी सही लगे, या आप जो प्रेफर करते हो, या आपका जो निश है ये जैसा भी है, तो उसमें भी आपको डीप सर्च करनी पड़ती है। इसका भी एक आप एक्सपर्ट रखते हैं, या खुद से आप अपनी टीम से करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, वो उस तरीके से होता है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो चैनल है ये भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसका भी मीडिया में प्रचलन 2 4 5 साल से अब शुरू हो गया है। मैंने आपको बीच में बताया भी था, हिंट भी दी थी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है, अब कुछ ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स ने अपनी जो है वो क्या कहते हैं, इसकी रेपुटेशन ऐसी बना ली है कि अब बंदों को समझ में, बड़े बड़े ब्रांड्स को भी समझ में आ रहा है, मीडियोकर ब्रांड्स जो हैं वो उनको भी समझ में आ रहा है, स्मॉल बिजनेसेस को भी समझ में आ रहा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होने वाली है, और हो भी रही है। अब जैसे मैं आपको इसमें भी मैंने एक मैनुअल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक समझ लें, थोड़ा ऐसे बनाने के आपको प्रयास करके दिखाया है। इसमें ज़्यादा डेफिनेशन का है कोई स्कोप, इसी से पता चल जाएगा। जैसे ईमेल मार्केटिंग टूल कोई है जिसको सोल्ड करना है, या कोई कंपनी को ये सेल करना है, तो वो क्या करेगा, जो नॉर्मल सी चीज़ थी, है, अभी भी है, और पहले जो यही होती थी, उसमें क्या करता था कि जो पेड एड्स यूज़ कर लेगा, फेसबुक ऐड चला लेगा और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उनके सामने रखेगा, डिपेंडिंग, जो मैंने आपको बताया, डेमोग्राफिक सही है, जेंडर सही है, एज सही है, लोकेशन सही है, डेमोग्राफिक वगैरह वगैरह, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, कितना एज लिमिट है, किन किन को कहाँ कहाँ पे किस टाइम पे करना है, वो सारी चीज़ें बाज़ाब्त ठीक की हुई हैं, तब जाकर ये चीज़ें कुछ हद तक बहुत फ़ायदा दे देती हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये एक, तो एक ये तरीका है। दूसरा था, है तरीका, जो ईमेल मार्केटिंग सोल्ड बाय ए कंपनी, जैसे कोई एक और यही सेम है, जैसे ये है वैसे ये है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंसर के थ्रू बिकवा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये आप हालांकि थोड़ा सा इसको एफिलिएट मार्केटर से देख के कर सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर थोड़ा अलग चीज़ होती है, और इन्फ्लुएंसर एक पर्टिकुलर निश का ही रहता है। अब जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और वो बंदा जो इन्फ्लुएंसर मार्केटर है, वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या कोई बहुत ऐसा पर्सनैलिटी बनाया हुआ है, उसने अपना ब्रांड, अपना जो पर्सोना है काफ़ी हाई कर दिया हुआ है, और उसके अंडर ऑडियंस जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही है। तो आप ये जो कंपनी होती है, इनसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है, जैसा भी कोई भी है, अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर है, उनसे गेट इन टच हो जाते हैं, अपना कुछ कमीशन ये लोग फिर वही सेट करते हैं। तो इस चीज़ को जो, अब जब इस बंदे ने इन्फ्लुएंसर, चाहे वो एक ग्रुप है, चाहे वो इंडिविजुअल है, कोई भी है, किस तरीके से होता है, नेटवर्क है, चाहे वो प्लेटफॉर्म ही सही इन्फ्लुएंसर का, तो ये कंपनी इनको अप्रोच करती हैं, या ये भी इन्हें कभी कभी अप्रोच करते हैं, या जैसा भी रहेगा, वैसे तो कंपनी अप्रोच करती है। तो ये इनका जब प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट करते हैं, वैसे प्रोडक्ट भी ज़्यादा रहता है, तो इस चीज़ को कलेक्टिवली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। सिंपल है, इसमें कोई इतना नहीं है, बस इन्फ्लुएंसर का वो सहारा लेते हैं, जैसे वहाँ एफिलिएट मार्केटर का सहारा लेते थे, चाहे नेटवर्क है, चाहे वो इंडिविजुअल एफिलिएट मार्केटर था, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर होता है। थोड़ा डिफरेंस होता है इन्फ्लुएंसर में, लेकिन बात वही इन द एंड आती है कि अपने प्रोडक्ट को आप किसी बशर्ते आप फेसबुक ऐड वगैरह चलाओ, आप किसी इन्फ्लुएंसर से गेट इन टच हो जाते हो, जो उस निश में, आपकी निश में जो है प्रोफिशिएंसी रखता है, उसके ऑडियंस बेस भी बहुत तगड़ी है, और जो उसकी बात मानेगी। अब आपने कोई आपका जैसे कोई आउटफिट का ब्रांड है, आपने इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू उसको, और इन्फ्लुएंसर क्या करेगा, वो अपने आपकी एक कमीशन पे सेट हो जाएगा, या जो भी है, तो वो आपका प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बीच में अपनी वीडियो में कर देगा 5 6 मिनट के लिए। तो बंदे, चांस ये है कि उसकी वो लेगी ऑडियंस से अट्रैक्ट होगी होगी।
अगर अच्छा हुआ तो वर्ड ऑफ माउथ और जाएगा, तो ये आपको पता ही है, फिर वर्ड ऑफ माउथ जब वायरल हो जाता है तो पब्लिक है जी, फिर पब्लिक तो फिर आपका बंटा आधार भी कर देगी, आपका प्रोडक्ट धड़ाधड़ भी बिक जाएगा। तो इन्फ्लुएंसर एक बहुत अच्छी एक है चीज़ है, जो आज के टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा आगे भी यूज़ होने वाली है, खासकर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। बाहर तो ये होता ही रहता है, अब इंडिया में इस चीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी होगा। इसके भी सर्वे निकालूंगा मैं, स्टार्ट वगैरह आगे जाके ना, वो भी बीच में मैं डालता रहूँगा जहाँ जहाँ पे मुझे रेलिवेंट लगेगा। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लुएंसर niche is chosen and deal is made. Different age influencers are used for keep ups. Their followers trust that influencer and will recommend the product to their loyal followers. जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी आपको डेफिनेशन टफ लग रही होगी, सिंपल मैंने आपको बता ही रखा हुआ है। कंपनी एक इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर्स ग्रुप है, कोई प्लेटफॉर्म ही है जो इन्फ्लुएंसर्स का बनाया हुआ है, वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो अलग अलग निश, चाहे कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, चाहे मल्टीपल सर्विसेज दे रही है, या कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो मल्टीपल जो है अपनी अपनी इंस्टाग्राम है चाहे उसका इन्फ्लुएंसर का, या जो भी मोड है वो उसके ऊपर है, वो आपका प्रोडक्ट जो है प्रचार करता है। फिर वो ऑडियंस के ऊपर होता है कि चांसेस बनते हैं कि इसके जो तगड़े फॉलोवर होंगे, लॉयल ट्रस्ट होंगे, वो इससे ये प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, तो उसको भी इसका कमीशन तो मिलेगा ही, कंपनी का भी इस प्रोडक्ट बिक जाएगा, उसका भी नाम होना शुरू हो जाएगा। अगर जनरली प्रोडक्ट सही है, ये तो पैसा लौटाने वाली बात है। फिर तो इन्फ्लुएंसर क्या करेगा, आप मुझे कोई प्रोडक्ट दोगे, मैंने उसको लोगों को अच्छे से दिखा दिया, और प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, ना कपड़े का फाइबर बढ़िया है, ना थ्रेडिंग बढ़िया हुई है, ना उसका कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई उसका डिजाइनिंग सही हुई है, तो वो आगे जाके मैं थोड़ा बहुत कर भी गया तो कितना आपका भी पैसा वेस्ट होगा। तो इन द एंड यही होता है कि आपका प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो, या कोई सर्विस दे रहे हो, या कुछ भी दे रहे हो, वो तगड़ी होनी चाहिए। तगड़ी इन द सेंस यार, तगड़ी 100% कुछ नहीं होता है। तगड़ी मतलब आपने आपको बेसिक सारा पता है, ऑलमोस्ट 50 60 70% तो आपको अपना बेसिस क्लियर है, बस उसके बाद जो है आपका काम हो जाता है। आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए, मार्केटिंग तो चलो ठीक है वो करनी पड़ती है, लेकिन प्रोडक्ट ही आपका घटिया है, आप सिर्फ पैसे लगाए जा रहे हो यहाँ वहाँ, प्रोडक्ट आपका दम नहीं। तो इन द एंड प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, या सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आप दे रहे, जो आप उसको दिखा रहे हो, दिखवा रहे हो, चाहते हो कल को कोई आपसे गेट इन टच हो भी गया, इन्फ्लुएंसर ने तो कर दिया, वहाँ से बंदा अगर जेन्युइन में प्रोडक्ट अच्छा है तो आपसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर लेगा, अगर नहीं है तो फिर वो इग्नोर कर देगा उसको। एक बार अगर ले भी लिया उसने इसको, तो वो इग्नोर करेगा उसको, क्योंकि है नहीं प्रोडक्ट में दम। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नो लॉन्गर फॉर सेलिब्रिटीज। ये भी लोगों ने, पहले पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन वगैरह, एक्ट्रेस एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज होते थे, बॉलीवुड के हों चाहे हॉलीवुड के हों, वो इन्हीं के लिए एक प्रिविलेज टाइप की समझी जाती थी कि इन्फ्लुएंसर तो यार इसी के लिए करेगा, मीडियम स्केल या छोटा कोई होगा उसके लिए तो क्या ही करेगा। लेकिन आज वो सिस्टम खत्म हो चुका है। आज मैं सारे ऑनलाइन है, क्या गांव क्या शहर क्या अर्बन क्या रूरल, सारा कोई ऑनलाइन हो चुका है। सबको दिमाग पता है क्या करना है। किसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कुछ भी आपके पास है जिससे लोगों को एंटाइज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत तादाद है, पॉपुलेशन बहुत है, बहुत बथेरे किस्म के लोग हैं, तो आपको बस कुछ दिखाना है, लोग अट्रैक्ट हो ही जाएंगे, कुछ ना कुछ जमात आएगी कोई परसेंटेज की, जो चीज़ आपकी चीज़ से अट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो आज वो टाइम खत्म हो गया जब सेलिब्रिटीज़ के लिए ही प्रिविलेज होती थी। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग देयर वे। ये जो मैंने आपको बताया, मीडियम स्केल, मीडियम, इनकी भी कुछ रेंजेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं इन्फ्लुएंसर्स की। मीडियम में होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, लेकिन किसी के ज़्यादा फॉलोवर हैं, किसी के मिलियन में है, किसी के 10 मिलियन है, किसी के 100 मिलियन है। कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो हैं, आज वो कोई एक पर्टिकुलर नहीं रहा, माइक्रो, इनको माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। ये काम आपका कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका पीछे से जो भी आप बिकवाना चाहते हो या आप सर्विस देना चाहते हो या कोई भी है, वो आपका तगड़ा होना चाहिए। तो अब ये है जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह का देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जी, नोइंग योर ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ वेंडर एंड इन्फ्लुएंसर। आपको एज ए कंपनी, एज ए वेंडर, मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटर जो है, आपको अपनी, आपको या वेंडर के बारे में भी अच्छे से जानकारी लेनी है, जो आपसे गेट इन टच में हो रहा है, जो आपसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बिकवाना चाहता है, या आपके फॉलोअर्स को ये कराना चाहता है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है। अब वो कुछ भी दे रहा है और आप भी जाके बस थोड़ा सा कमीशन के चक्कर में इन्फ्लुएंसर आप हो, आप दे अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हो, लेकिन वो कल को प्रोडक्ट सही थी था नहीं, आपको भी थोड़ा सा ज़रा ना एक तरह से ट्रस्ट आपको अपना रखना पड़ता है ऑडियंस के साथ। ऐसे ही नहीं आप किसी का भी ले लोगे, कुछ भी ले लोगे आप, बाद में प्रोडक्ट ख़राब निकला या बाद में उसकी क्वालिटी नहीं ठीक है या कुछ भी है, तो कल को आपके ऑडियंस को क्या होगा कि यार ये तो कुछ ही किसी का भी ऐड कर देता है, वो मतलब वो कर देता है,
और इन्फ्लुएंसर जो है, वेंडर एंड इन्फ्लुएंसर, नोइंग योर ऑडियंस नेट, सॉरी, ये जो है ये आपका एज ए जो आप कंपनी हो उसको वेंडर और इन्फ्लुएंसर दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स आइडेंटिफिकेशन एंड डेडिकेशन, देयर आर मनी इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स भी आपको आज मिल जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं। कंटेंट एंड सपोर्ट इन्फ्लुएंसर गिव्स एक्सेस टू द इन्फ्लुएंसर्स, मतलब कहने का मतलब है आपको एज ए कंपनी जो है, आपको जब आप किसी इन्फ्लुएंसर से गेट इन टच होते हो, आपने अब डील कर दी है, तो आपको उसको अपना पूरा कंटेंट जो आपका सर्विस है, प्रोडक्ट है, जो भी आप बेच रहे हो, उससे आपको उसको सारा कुछ बताना पड़ेगा A to Z, ताकि उसको भी पूरा समझ में आए कि मैं अपने फॉलोअर्स को ये जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वो वाकई में कोई है, उसका कोई बेनिफिट है, उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, तो उसको आपको एक्सेस देना पड़ेगा सारा। तो आप एक्सेस नहीं देंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, तो आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से वो कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएगा अपने फॉलोअर्स के सामने, क्योंकि यार देखो उसने भी फॉलोअर्स अर्न किए हुए हैं, वो हमको ऐसे तरीके से धोखा भी देना नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं करना चाहेगा कि मैं कुछ बोल दूँ, थोड़ा सा छुपा लूँ, नहीं पता है यार रहने दे। तो आपको तो विजिलेंट रहना ही है, आपको उसको पूरा चीज़ देनी है, वो आगे उसके ऊपर होता है वो किस तरीके से, अगर आप दोगे ही नहीं उसको, तो फिर आप वही बात है ना, आपको उसको साइड बाय साइड में धक्का मारना पड़ता है, ये लो मेरा प्रोडक्ट का ये है, मेरी जो PD मेरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है, या इसका फीचर्स ये हैं, ये बेनिफिट ये हैं, आप उसको अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो। वो अपने हिसाब से फिर वो इन्फ्लुएंसर कर देगा, जैसे जैसे वो अपनी वीडियो बनाता रहता है, तो उसी तरीके से आप जब उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे कि यार ये है, ये भी ऐड कर दो, 24/7 देंगे जी, सपोर्ट है, ये है, फलाना है, फीचर्स है, फलाना है, तो वो अट्रैक्ट हो ही, मतलब वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके अपने ऑडियंस फॉलोअर्स के सामने बताता रहेगा। मॉनिटर एंड एनालिटिक्स, हाउ दिस मल्टीपल इन्फ्लुएंसर आर वर्किंग, आप देखो, आप इनको मॉनिटर भी करो। आपने बस ये नहीं कि आपने अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और आप बैठे हुए हो वो करेगा वो हो जाएगा ना, आप उसको पूरा मॉनिटर करो, और एनालिटिक्स के द्वारा ये इसके भी सारे के सारे आप एनालाइज कर सकते हो, हाउ दिस मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स आर वर्किंग वाया नंबर्स एंड हाउ दे आर टारगेटिंग, मतलब कहाँ कहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जैसे एक नॉर्मल आप साइट का ट्रैफिक चेक करते हो, वैसे आप इनकी जो है हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है आपके पास होनी चाहिए। आप देखिए, जैसे मैंने छोटी सी पिक्टोरियल फिर से बनाई हुई है, इसमें लिखा है कि एडवर्टाइजर्स, ये जो है वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स फॉर इन्फ्लुएंसर्स एंड, देखो वही बात है जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में भी सेम है, ये इन्फ्लुएंसर है, ये मान लो कोई इंडिविजुअल है, अब ये क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं, जो वेबसाइट वगैरह जो है इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स ही, जैसे मैंने बोला है ग्रुप ने बनाया है साइट, तो यहाँ पे मल्टीपल इन्फ्लुएंसर जो हैं, इन्होंने अपना अपना यहाँ पे साइन अप वगैरह किया होता है, टाइप मतलब अंदर ये इसमें साइन वगैरह लॉगिन वगैरह रखते हैं। तो जब एडवर्टाइजर हैं, जो कंपनी है, जो वो इस प्लेटफॉर्म पे आती है अपना प्रोडक्ट लेके या सर्विस लेके, जिसका उन्हें बिकवाना है या प्रचार करवाना है एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू, तो ये प्लेटफॉर्म जो है, अब इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट वाला होगा। तो ये सारे जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर हैं, अलग अलग निश वाले, ये यहाँ पे पहले से ही हैं, तो वेंडर को भी आसानी हो जाएगी, एडवर्टाइज़र को भी आसानी हो जाएगी। प्लेटफॉर्म्स जो हैं आजकल, ये काफ़ी नेटवर्क्स जो, जैसे एफिलिएट नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये जो ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स हैं, साइट्स जो हैं, ये काफ़ी मदद करती हैं। अब आपको इंडिविजुअल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपका आराम से इसी से हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मदद कर रही हैं, और आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बशर्ते आपने ग्राउंड लेवल पे अपना काम किया हुआ है। देखिए, हर चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, आपको पहले मैनुअली करना पड़ता है, मैनुअल सीखना पड़ता है। जब तक आपको यही नहीं पता कि होस्टिंग लेनी कैसे है, हो डोमेन कहाँ से लेना होता है, कैसे cPanel में डैशबोर्ड में कैसा सिस्टम रहता है, प्लगइन कौन-कौन से डालने हैं जो हैवी भी ना हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जब तक ये चीज़ें मैनुअली आपको खुद पता करनी पड़ती हैं, सीखना पड़ता है, ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने पड़ते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो आप ये तो चीज़ें बहुत दूर-दूर की बात है, फिर तो बाद में है कि आपका प्रोडक्ट कैसे क्या। आप अपनी, और मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की ऑर्गेनिक रीच पैदा करो, ब्लॉग सेशन चलवाओ, उस पर अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करो, नहीं आता किसी से सीख लो, हमेशा उस बंदे से सीखो जिसने प्रूव किया हुआ है, चाहे आपको उसके लिए थोड़े पैसे ही क्यों ना खर्चना पड़ जाए, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब पे आपको पता नहीं कितना मिल जाएगा, इतने तगड़े तगड़े वीडियोज़ आते हैं। मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी वीडियोज़ हैं, लेकिन कुछ लोग तो बस ऐसी हैं जो जो बस व्यू आ जाए, वो आ जाए, मेरा वो नहीं, मैंने कभी आपसे कहा नहीं सब्सक्राइब कर लो, ये लाइक कर लो। हाँ, मैं ये कमेंट में हमेशा मैं बोलता हूँ कि कमेंट में आप मुझे बताओ आपको क्या ऐसा समझ स्किप हो गया, या मैं तेज़ी में निकल गया, आपको वो समझ में नहीं आई, तो मैं पूरा वो कंपाइल करता रहता हूँ, मैं मेरे को पता है क्या है, तो मैं उसकी एक सेपरेट सी एक उन सब
जो छूट गए हैं या शॉर्ट कमिंग्स थी उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनिक वगैरह करने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो। अब जैसे ये लिखा है कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स वाया वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स ऑन द वेबसाइट ऑफ डिफरेंट डिशेस, जैसे मैंने आपको भी बताया ही कि मल्टीपल जो हैं ये वेबसाइट वगैरह पे इन प्लेटफॉर्म्स पे ऐड ही रहते हैं। वेंडर को, एडवर्टाइजर को सिर्फ टच करना है, डील करनी है, कमीशन वगैरह ये है वो है फलाना वालाना, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो डील एक बार हो जाती है तो फिक्स रहती है। उसके बाद वो फिर खुद अपना हिसाब से करेगा, बशर्ते आप उसको पूरा इन्फॉर्मेशन करके दो, पूरा एक्सेस उनको दो कि भाई ये है, इसकी फीचर ये हैं, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज की ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, ये ऑडियंस को मिलेगा, ये होगा, अगर वही करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कूपन का हो जाएगा, मतलब या 20% कूपन हर 3 मंथ्स में, क्वार्टरली में मिलता रहेगा। कुछ भी आप जो भी जैसा कर सकते हो, जो आप इन्फ्लुएंसर को आप बताओ। इन्फ्लुएंसर जैसे अपनी वीडियो बनाता है उसमें मोल्डिंग करके वो आप सबके फीचर्स वगैरह जो हैं उन सबको ऐड करके अपने फॉलोअर्स को बताएगा और आपका प्रचार कर देगा। तो मैं होप करता हूँ कि मैंने वीडियो जल्दी में नहीं बनाया, कोशिश मैंने ये की है कि ये वीडियो बिल्कुल स्लो हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ करना चाहता हूँ ये चैनल ये वगैरह, इसका एक आधा मैं ज़रा चैप्टर ख़त्म करके फिर हम नए नए उन पे आएंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है इसमें। तो टेक्नो का मतलब, टेक्नो गीक्स का मतलब ही होता है कि बहुत कुछ है। हालांकि हमने डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, इससे मैंने अभी फ़िलहाल तो मैंने इसी चीज़ पे अप्रोच रखी हुई है अपनी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें बेसिक्स ही ज़्यादा हो पाएंगे तो वो कवर होंगे 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 होपफुली ये ग्रो करे चैनल। आपको कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिख के बताएं। हालांकि अभी नहीं आया है, जब कल कोई वीडियो पुराने हो जाएंगे, हो सकता है इस पर व्यू आए, होपफुली आए इस पर। तो मैं तो अब यही कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको जो है वो बताया जाए। और जो भी आपकी क्वारीज होंगी मैं उस पर पूरी तरीके से जो है आपको अमल करने के बाद उस पर क्या क्या शॉर्ट कमिंग अगर है जनरली, तो मैं बिल्कुल उसकी वीडियोस आगे कंपाइल करके इकट्ठी बना दूंगा। तो होपफुली मेरे को आपको ये वीडियो वगैरह जो है समझ में, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगा होगा कि इससे मुझे कुछ मिली, इस बंदे को कुछ थोड़ा बहुत पता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, लाइक से आपको पता चल जाएगा, ऐसे कमेंट से आप मुझे बताएंगे तो मेरे को बड़ा खुशी होगी। तो अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सी यू, गुड बाय।